बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीपीसी की आज आखिरी वीडियो है। ये वीडियो है ऑर्डर 41 की। ऑर्डर 41 बहुत ही कीमती है। तो आज की वीडियो जब हम इंक्लूड करते हैं, आज की वीडियो को शामिल करते हैं, तो आज तक की डेट के आपके 56 नंबर तैयार हो चुके हैं और लॉ गेट में आपको पास होने के लिए 50 नंबर की ज़रूरत है। तो आपने पीपीसी का जो लेक्चर है ना, जो 6 नंबर का जो लेक्चर है, उसको ज़रूर देखना है। अब आने वाली जो वीडियो होगी हम उसके अंदर, क्योंकि 23 डेट जो है वो लास्ट डेट है, 23 अक्टूबर, तो ये एक टेंटेटिव डेट बताई गई है आपके पेपर की, आपके टेस्ट की, लॉ गेट की। तो इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि सबसे पहले वो वीडियो रिकॉर्ड करवा दें जिनका सिलेबस शार्ट है और उनका क्या नाम है, उसके नंबर ज़्यादा हैं, जैसे कि लीडिंग केसेस हैं, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, यूएनओ का चार्टर है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस तरह की चीज़ें पहले रिकॉर्ड करवा दें। तो आज आपने जो देखना है, हम शुरू करते हैं ऑर्डर 41। 41 अपील से रिलेटेड है। ठीक, आपसे पूछ सकता लॉ गेट में ऑर्डर 41 किस चीज़ से रिलेटेड है। आप कहेंगे अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। लफ्ज़ ओरिजिनल याद रखना है कि ऑर्डर 41 जो है, 41 जो ऑर्डर है, ये अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री से ताल्लुक़ रखता है। उस अपील के ख़िलाफ़ डिक्री से ताल्लुक़ रखता है जो ओरिजिनल डिक्री जारी की गई है। डिक्री से रिलेटेड मैंने आपको जो सेक्शन 96 था उसके अंदर बता दिया था, मगर मैं ज़िम्नन यहाँ पे फिर बता रहा हूँ यादाश्त के लिए कि आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि पहला ऑप्शन देगा डिक्री इज़ अपीलेबल, ऑप्शन ए में देगा, ऑप्शन बी में देगा एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल, ऑप्शन सी में देगा एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल एक्सेप्ट कंसेंट डिक्री, कि हर डिक्री अपीलेबल होती है मां सिवाय जो कंसेंट डिग्री होती है, जो कंप्रोमाइज डिग्री होती है, जिसको म्यूचुअल कंसेंट डिग्री भी कहते हैं। तो अब ए भी गलत, बी भी गलत, सी ठीक है। तो ठीक क्या है, एवरी डिक्री इज़ अपीलेबल एक्सेप्ट कंसेंट डिक्री। जो कंसेंट डिक्री होती है, इसके अलावा तमाम डिक्रियाँ अपीलेबल होती हैं। कंसेंट डिग्री किसको कहते हैं, इसके लिए 2 लफ्ज़ और इस्तेमाल करेगा, यानी 3 लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल कर सकता है कंसेंट डिग्री के लिए। पहला लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है कंसेंट डिग्री, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है म्यूचुअल कंसेंट डिग्री, तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है कंप्रोमाइज डिग्री। तो तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता है। अब कंसेंट डिग्री होती क्या है कि 2 पार्टियों का केस चल रहा है। अब वो अदालत से कहते हैं कि जज साहब हम इस मामले पे मुत्तफ़िक हो चुके हैं, आप मेहरबानी करके हमारा इस हक़ में फ़ैसला कर दें और डिग्री जारी कर दें। तो 2 पार्टी ने अपनी रजामंदी से कोई डिग्री हासिल की हो तो वो अपीलेबल नहीं होती। ये लॉ गेट की हद तक है, मगर वो डिग्री भी अपीलेबल है। तो मैं ज़िम्नन आपको बता रहा हूँ, अव्वल तो पूछेगा नहीं, मगर फिर भी मैं आपको एहतियात के तौर पर बता रहा हूँ कि रिस्क ना लें। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या जो कंसेंट डिग्री है, अगर आपको इस तरह बनाकर दे दे कि कंसेंट डिग्री भी अपीलेबल होती है अगर वो फ्रॉड के ज़रिए ली हो, या वो क्या नाम है मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ली हो, या इलीगल तरीके के ज़रिए ली हो, तो जो कंसेंट डिग्री है वो भी अपीलेबल होती है। लॉ गेट में ये नहीं पूछेगा, मगर फिर भी क्या पता पूछ ले। वैसे तो लॉ गेट की हद तक कंसेंट डिग्री अपीलेबल नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको एक बता रहा हूँ कि कंसेंट डिग्री अपीलेबल होती है। कब? जब वो फ्रॉड के ज़रिए ली हो, मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए ली हो, इलीगल तरीके से ले ली हो, तो वो भी अपीलेबल होती है। अब हम रूल 1 पढ़ते हैं। रूल 1 के अंदर आपसे लॉ गेट में पूछेगा जो आप अपील दायर करते हैं वो किस शक्ल में होना ज़रूरी है। आप कहेंगे वो मेमोरेंडम की शक्ल में, तहरीरी शक्ल में होना ज़रूरी है। फिर आपसे ये पूछेगा कि जो मेमोरेंडम आप लिखेंगे वो किस शक्ल में लिखेंगे। आप कहेंगे वो पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे और कंसेक्टिव नंबर दे के लिखेंगे। पैराग्राफ की शक्ल में लिखेंगे, कंसेक्टिव नंबर लेके लिखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इस तरीके से हर एक नंबर और उसकी अलग एक बात लिखेंगे। अब क्या वो बात बहुत डिटेल में सारी की सारी कहानी बयान कर देंगे? नहीं, मुख्तसर मगर जामिया बात आपकी मुख्तसर हो, मगर इतनी जामिया हो कि जज साहब को, कोर्ट को सारी बात समझा दे आपके साथ हुआ क्या है। फिर आपसे लॉ गेट में एक चीज़ पूछेगा वो ये कि जो कंसेंट, जो आप जो क्या नाम है, जो डिक्री जो है जिसके खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं, जो अपने मेमोरेंडम लिखा, जो अपने तहरीर लिखी, इसके ऊपर क्या दस्तखत होना ज़रूरी है। आप कहेंगे हाँ, इस पे दस्तखत होना ज़रूरी है। किसके? या तो एप्पेलेंट जो अपील दायर कर रहा है, या तो वो दस्तखत कर दे या उसका वकील दस्तखत कर दे। तो लॉ गेट में उल्ट करके पूछ सकता है कि सिर्फ
जो आप अपील दायर कर रहे हैं, अपील के मेमोरेंडम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एपालेट के दस्तखत लगते हैं, या यूँ कह देगा सिर्फ और सिर्फ वकील दस्तखत कर सकता है, एपालेट दस्तखत नहीं कर सकता, तो गलत। वकील भी कर सकता है, एपालेट जो है वो भी कर सकता है। अब आपसे रूल 1 में ही एक और चीज़ पूछेगा कि इस डिक्री के साथ आप क्या क्या चीज़ लगाएंगे। जो डिक्री कर रहा हूँ, जो आप मेमोरेंडम जमा करा रहे हैं, जो अपील दायर कर रहे हैं, इस दायरी अपील के साथ कौन कौन से कागजात साथ लगते हैं। तो इस मेमोरेंडम के साथ आप क्या लगाएंगे, जो डिक्री आपके खिलाफ हुई है, जिसके खिलाफ आप डिक्री कर रहे हैं, वो डिक्री उसकी कापी साथ लगाएंगे, प्लस आप वो जजमेंट भी साथ लगाएंगे कि जो जजमेंट जो जज साहब ने पिछली अदालत ने दी है। यानी क्या साथ लगाएंगे, आपका मेमोरेंडम साथ होगा, इसके अलावा क्या साथ होगा, जो डिक्री आपके खिलाफ इशू हुई है, जिसके खिलाफ आप डिक्री की अपील दायर कर रहे हैं, वो डिक्री की कापी साथ लगाएंगे, और साथ उसकी जजमेंट भी लगाएंगे कि जज साहब ने किस बुनियाद पर, कौन सी जजमेंट के तहत आपके खिलाफ डिक्री पास की हुई है, ये आप लिखेंगे। अब हमारे पास रूल 2, उसमें कि ग्राउंड विच मे बी टेकन इन अपील, कौन से ग्राउंड आप अपील में उठा सकते हैं। आपसे पूछेगा कि जो अपील है, फर्स्ट अपील जो हम करते हैं ओरिजिनल डिक्री के खिलाफ करते हैं, उसके अंदर जो है सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड जो है वो ग्राउंड आप उठाएंगे नहीं, आप उसके अंदर वो तमाम ग्राउंड उठा सकते हैं जिसकी कानून इजाज़त देता है। लॉ गेट में आपको ना इसके अंदर रूल 2 में एक चीज़ बड़ी गलत तरीके से आपको स्टेटमेंट बनाकर देगा, और वो स्टेटमेंट क्या होगी, वो स्टेटमेंट ये होगी कि एक शख्स ने मेमोरेंडम अपील दायर की एपलेट कोर्ट में, और वो उसमें कोई ग्राउंड उठाना भूल गया, कोई एतराज़ उठाना भूल गया, उसने वो ग्राउंड नहीं लिखा। अब वो जिस टाइम भी चाहे अपनी मर्जी से उस ग्राउंड को उठा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। एक शख्स अगर कोई एपलेट कोर्ट में कोई ग्राउंड उठाना भूल गया, तो जब तक वो अदालत से इजाज़त ना ले ले, अदालत को मुतमिन ना कर दे, वो इस ग्राउंड को नहीं उठा सकता। एक और आपसे इसी रूल 2 में एक और सवाल आपसे पूछेगा लॉ गेट के अंदर, वो ये पूछेगा जो उसने ग्राउंड उठाए हैं अपील के अंदर, क्या एपलेट कोर्ट पाबंद हो जाती है कि उन्हीं ग्राउंड के अंदर रह के फैसला करे, या वो उस ग्राउंड के अलावा भी फैसला कर सकती है। आप कहेंगे अदालत जो है वो बाख्तियार है, जो मैंने ग्राउंड उसमें उठाए हैं मेमोरेंडम में, उसका तो उसने फैसला करना ही करना है, मगर चाहे तो इस ग्राउंड के अलावा भी वो फैसला कर सकती है, वो फुल बाख्तियार होती है। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे पूछेगा इसी रूल 2 के अंदर, वो ये पूछेगा कि जब अदालत आपकी अपील जो है आपने दायर की, क्या उस अपील को दूसरी पार्टी को मौका दिए बगैर, उसको मुकाबला का मौका दिए, कंटेस्टिंग का मौका दिए बगैर उसको डिक्री पास कर देगी? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, जब भी अदालत आप कोई अपील दायर करते हैं तो अदालत मुखालिफ पार्टी को बुलाती है, उसको पूरा कंटेस्टिंग का मौका देती है, उसको लड़ने का मौका देती है, अपना दिफा करने का मौका देगी। तो लॉ गेट में क्या कहेंगे, उसको मौका देगी, फिर जो है वो डिक्री जारी करती है, फिर अपना फैसला जारी करती है। रूल 3 में कहा गया रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम। इसमें यह कहा गया, आपसे लॉ गेट में पूछेगा, वो ये कहेगा कि अगर किसी शख्स ने जो तरीका बताया गया था कि इस तरीके से मेमोरेंडम की शक्ल में आपने जो है अपील दायर करनी है, उस मेमोरेंडम में आपने पैराग्राफ बनाने हैं, उसमें कंसेक्टिव नंबर लिखने हैं, उसमें वकील दस्तखत करेगा, इस तरीके से किसी शख्स ने अगर अपील नहीं लिखी और उसने इस तरीके के ख़िलाफ़ कोई अपील किसी और तहरीर में लिख के अदालत में जमा करा दी, तो अब अदालत क्या करेगी, लॉ गेट में पूछेगा। तो आप क्या कहेंगे, या तो अदालत उसकी अपील को रिजेक्ट कर देगी, या उस शख्स को मौका देगी और उसको कहेगी कि मैं आपको मौका देती हूँ, आपको वक्त देती हूँ, इस अपील को दुरुस्त करके ले आए। तो दो काम कर सकती है, या तो रिजेक्ट कर सकती है, या क्या करेगी, उसको मौका दे देगी कि आपको मैं तारीख दे रही हूँ कि आप इस डेट के ऊपर अपील को दुरुस्त करके ले आए। आपसे लॉ गेट में इसी रूल 3 से रिलेटेड एक और चीज़ भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि क्या अदालत उसको मौका ना दे, उसको डेट ना दे, बल्कि उसको ये कह सकती है कि इसी वक्त आप फ़ौरन जो है इस अपील को दुरुस्त करें और अभी अपील को दुरुस्त करके मेरे पास फ़ौरन अभी एट वंस जमा करा दें। हाँ, अदालत ऐसा भी कह सकती है। तो लॉ गेट में अगर पूछे कि क्या अदालत किसी शख्स को लंबी डेट ना दे, उसको कहे अभी आप एट वंस फ़ौरन ही आप क्या नाम है इसको दुरुस्त करें और मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप क्या नाम है मेरे पास जमा कराएं, अदालत ऐसा भी कह सकती है।
अब आपसे इसी रूल 3 में एक और चीज़ पूछेगा लॉ गेट में, वो ये पूछ सकता है कि जो तरमीम शुदा, जो उसने चेंज करके मेमोरेंडम लिखा है, उसने पहले कुछ और लिखा था, अब चेंज करके कुछ और लिखा, अब इसके ऊपर कौन दस्तखत करेगा? आप कहेंगे इसके ऊपर जो दस्तखत है जज के अब दस्तखत होना ज़रूरी है, कि जज दस्तखत करेगा कि ये मेमोरेंडम जो है ये चेंज शुदा है, तरमीम शुदा है। आपसे पूछेगा कि जज के अलावा, लॉ गेट में पूछेगा कि जज के अलावा भी कोई और शख्स भी इस पर दस्तखत कर सकता है? आप कहेंगे हाँ, वो शख्स भी इस पर दस्तखत कर सकता है जिसको जज ने या कोर्ट ने बाअख्तियार ऑफिसर बना दिया हो कि तुम जज की तरफ से यहाँ पे दस्तखत कर दो कि ये जो मेमोरेंडम इसने जमा कराया है ये तरमीम शुदा है, ये चेंज शुदा है, ये अल्टरनेटेड है, ठीक है, तो उसका दस्तखत जज का होना ज़रूरी हो जाएगा अगर तो उसने चेंज करके लिखा। अब इसमें रूल 4 में लिखा, वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मे ऑब्टेन रिवर्सल ऑफ होल डिक्री वेयर इट प्रोसीड ऑन ग्राउंड कॉमन टू ऑल। इसके अंदर यह कहा गया कि अगर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हो या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो, उनमें से कोई एक प्लेंटिफ उठकर या एक डिफेंडेंट उठकर वो सबकी तरफ से अपील दायर कर सकता है अगर उसका कॉमन मफाद हो तो ये बात की गई। अब लॉ गेट में कैसे पूछेगा? लॉ गेट में इस तरीके से पूछेगा, एक तरफ बहुत सारे प्लेंटिफ हैं, क्या उनमें से एक प्लेंटिफ उठकर उन सब की तरफ से उन सब की तरफ से अपील दायर करा सकता है, अपील जमा कर सकता है, अपील दाखिल कर सकता है, अपील दायर कर सकता है? आप कहेंगे उन तमाम प्लेंटिफ की तरफ से एक प्लेंटिफ उठकर उन सब की तरफ से एक अपील दायर कर सकता है। अब पूछेगा क्या बहुत से डिफेंडेंट हैं, उन बहुत से डिफेंडेंट में से कोई एक डिफेंडेंट उठकर उन सब की तरफ से अपील दायर कर सकता है? आप ये कर सकता है, मगर इसमें एक चीज़ आपने जहन में याद रखनी है, उसका कॉमन इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जो उन सब की तरफ से अपील दायर करा रहा है उसका भी उस अपील के अंदर मफाद होना ज़रूरी है। कॉमन इंटरेस्ट होगा, लफ्ज़ कॉमन इंटरेस्ट को नहीं भूल जाना, कॉमन इंटरेस्ट होगा तब वो अपील दायर करा सकता है, ये नहीं कि उसका कोई कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका कोई काम ही नहीं बनता, ठीक है, तो वो खुद ब खुद उठकर जो है अपील दायर कराना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। इसी के अंदर रूल 4 में आपसे एक और चीज़ लॉ गेट में पूछ सकता है कि क्या अदालत बाअख्तियार होगी कि जो प्लेंटिफ्स ने या डिफेंडेंट ने जो अपील दायर करवाई है उनमें से किसी एक प्लेंटिफ या एक डिफेंडेंट के हक के अंदर डिक्री जो है या तो उसको क्या कर सकते, रिवर्स कर दे या उसको वेरी कर दे, ऐसा कर सकती है? तो आप कह सकते हैं एपेलेट कोर्ट मे रिवर्स और वेरी द डिक्री इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ और एल डिफेंडेंट एज द केस में भी। तो जो अपेलेट कोर्ट है वो मुद्दइयों के हक के अंदर, प्लेंटिफ के हक में एज ए होल या डिफेंडेंट के हक में एज ए होल, अगर वो चाहे तो डिक्री को वेरी भी कर सकती है, तब्दील भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है, उसका उल्ट भी कर सकती है, तो ये कर सकती है, लॉ गेट में पूछ सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब हम देख रहे हैं कि स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। रूल 5 कहता है स्टे बाय एपेलेट कोर्ट। इसमें यह कहा गया कि जो डिक्री का एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन किसको कहते हैं? डिक्री पे अमल दरामद करवाना। एक डिक्री जब पास हो जाती है तो वो जिसके हक में पास हुई वो अदालत को एग्जीक्यूशन की जो है वो एप्लीकेशन देगा कि मेरी डिक्री तो मेरे हक में पास हो गई है, अब आप इस पे एग्जीक्यूशन कराएं, इस पे अमल दरामद करवाएं, ताकि अगली पार्टी जो मेरे हक के ऊपर डाका डाले बैठी हुई है वो आपने जो मेरे हक में फ़ैसला किया है तो उसको उस जगह से उठाएं, ठीक है, इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो यहाँ पे कह सकता है कि क्या आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि महज अपील एक जगह पे, एक कोर्ट ने आपको लॉ गेट में स्टेटमेंट बनाकर देगा, एक कोर्ट ने फॉर एग्जांपल आसिफ के हक के अंदर, आसिफ के खिलाफ, एक कोर्ट ने आसिफ के खिलाफ जो है डिक्री जारी कर दी। अब आसिफ ने उठकर उस डिक्री के खिलाफ अपील दायर कर दी, तो क्या सिर्फ कोर्ट में अपील दायर करना, सिर्फ मैंने अपील दायर की है, तो क्या उसकी एग्जीक्यूशन डिक्री को वो रुकवा देगी? नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन, सिर्फ कोर्ट में अपील दायर करने से जो डिक्री जारी हुई है उस पर अमल दरामद नहीं रुकेगा।
दोबारा देख लें। जब एक कोर्ट ने एक डिक्री जारी कर दी, फॉर एग्जांपल वो जो सामने शख्स बैठा है उसके हक के अंदर कोर्ट ने क्या किया, एक डिक्री जारी कर दी, उसके हक में जारी कर दी। अब मैंने उसी डिक्री के खिलाफ अपील दायर कर दी, तो मेरा अपील दायर करना उस शख्स ने जो अमल दरामद करवाना था अपनी डिक्री के ऊपर, वो अमल दरामद रुक जाएगा? सिर्फ एक कोर्ट के अंदर अपील दायर करने से रुक जाता है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। मेरा अपील दायर करना उसकी एग्जीक्यूशन को नहीं रोकेगा। हाँ, मुझे कोर्ट को पूरी तफसील बताना पड़ेगी, कोर्ट को कन्वेंस करना पड़ेगा, कोर्ट को मुतमिन करना पड़ेगा कि आप इस तरीके से ना करें। अब इसके अंदर दूसरी चीज़ आपसे लॉ गेटर पूछ सकता है कि जिस अदालत ने आपसे लॉ गेटर पूछेगा, जिस अदालत ने खुद डिक्री जारी की हो, जिस अदालत ने खुद डिक्री जारी की हो, क्या वो भी स्टे ऑर्डर दे सकती है? वो भी एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं? देखो, ऊपर तो अपीलेट कोर्ट ने रोक दिया था, मगर कब रोका था? जब हमने उसको मुतमिन किया तब उसने रोक दिया। यहाँ आपसे लॉ गेटर ने पूछेगा जिस कोर्ट ने डिक्री जारी की, वो कोर्ट खुद भी अपनी जारी करदा डिक्री के खिलाफ उसकी एग्जीक्यूशन को रोक सकती है, उसकी कार्रवाई को रोक सकती है, यानी उसके अमल दरामद को रोक सकती है? हाँ, वो रोक सकती है। कैसे रोक सकती है? कि जो शख्स है उसको यकीन दिला दे, उसको मुतमिन कर दे कि आप इसके एग्जीक्यूशन को अभी रोक दें, इस पे अमल दरामद ना होने दें, तो जिस कोर्ट ने उसको जारी किया वो खुद भी रोक सकती है उसकी एग्जीक्यूशन को। अपीलेट कोर्ट तो रोकेगी, ठीक है, जब हम उसको यकीन दिला देंगे। मगर आपको फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि महज सिर्फ अपील दायर करना एग्जीक्यूशन को नहीं रोकता। जब तक कोर्ट को आप यकीन ना दिला दें, अपीलेट कोर्ट को जब तक यकीन ना दिला दें, वो आपकी एग्जीक्यूशन को नहीं रोकेगी। यकीन दिला देंगे वो रोक देगी। हाँ, दूसरा, जिस कोर्ट ने जारी किया है वो उसको भी अगर आप यकीन दिला दें तो वो भी एग्जीक्यूशन को रोक सकती है। अब यहाँ पे एक बात आपसे लॉ गेट के अंदर जो है ना ये पूछेगा कि हमने अभी रूल ये 5 का सब रूल 1 देखा और सब रूल 2 देखा, अब सब रूल 3 के अंदर क्या बात की गई? सब रूल 3 में ये बात की कि सब रूल 1 और 2 के तहत जब तक ये अदालत को यकीन ना दिला दे, अदालत एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को स्टे नहीं देगी। किन चीज़ों का यकीन दिलाना पड़ेगा? इन 3 चीज़ों का उसको यकीन दिलाना पड़ेगा, तो अदालत जो है रूल 1, सब रूल 1 और सब रूल 2 के तहत, यानी रूल 3 में क्या बात की गई, सब रूल 3 में क्या बात की गई, हम रूल पढ़ रहे हैं 5, उसका सब रूल 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा कि अपील एबल जो अपीलेट कोर्ट है वो डिक्री की एग्जीक्यूशन को रोक सकती है। रूल 5 के सब रूल 2 में हमने क्या पढ़ा, जिस कोर्ट ने खुद डिक्री जारी की वो भी रोक सकती है एग्जीक्यूशन को। रूल 5 के सब रूल 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमने सब रूल 1 के तहत और सब रूल 2 के तहत जो अदालत को यकीन दिलाया था कि आप क्या नाम है उसकी डिक्री की एग्जीक्यूशन को रोक दें, हमने कौन से यकीन दिलाने होते हैं अदालत को? तो हमने 3 यकीन दिलाने होते हैं। पहला यकीन क्या कि अगर आपने एग्जीक्यूशन ना रोका तो मुझे नाकाबिले तलाफ़ी इर्रिपेरेबल लॉस हो जाएगा, मुझे बहुत ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसका अजाला कोर्ट कभी भी नहीं कर सकेगी। नंबर 2, मैंने जो दरख्वास्त दायर की है, मैंने बग़ैर ताख़ीर के विदाउट डिले मैंने आपको दरख्वास्त दायर कर दी, मैंने कोई लेट नहीं किया। अभी डिक्री पास हुई और मुझे लगा कि ये इसकी एग्जीक्यूशन मेरे ख़िलाफ़ जा रही है, मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैंने डिले नहीं किया। पहली बात क्या यकीन दिलाएंगे कि मुझे नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा, इर्रिपेरेबल लॉस हो जाएगा। दूसरी क्या यकीन दिलाएंगे, विदाउट डिले मैंने बग़ैर किसी डिले के मैंने क्या किया कि आपको दरख्वास्त दायर कर दी। तीसरी बात आप क्या उसको कहेंगे कि मैं सिक्योरिटी जमा कराना चाहता हूँ। आप मेरी बात पर यकीन करें, आप जो सिक्योरिटी कहेंगे मैं जमा कराने को तैयार हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, ये आपको यकीन दिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका सब रूल 4 के अंदर एक और बात आपसे पूछ सकता है कि बावजूद इसके कि सब सेक्शन 3 के अलावा अदालत एक्स पार्टी आर्डर का स्टे दे सकती है अगर उसके पास डिक्री इल्तवा में हो। देखो ये बड़ा अहम है, एक अदालत के पास एग्जीक्यूशन डिक्री की दरख्वास्त आई हुई, आपसे लॉ गेट पूछेगा एक अदालत ने डिक्री पास कर दी और उसके पास एग्जीक्यूशन के लिए अमल दरामद के लिए दरख्वास्त आई हुई है कि आपने डिक्री तो पास करवा दी है, मेरे हक़ में डिक्री पास हो गया, बस पे एग्जीक्यूशन करना है। उस एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास दरख्वास्त आई हुई है कि आप इसके एग्जीक्यूशन करवा दें। क्या वो भी एक्स पार्टी आर्डर के तहत दूसरी पार्टी को बगैर सुने क्या स्टे ऑर्डर दे सकती है? हाँ, वो ऑर्डर दे सकती है कि एक्स पार्टी क्या कर सकती है, एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकती है किस चीज़ का, फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। अगर उसके पास
पहले से ही एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त आई। दोबारा देखें, एक कोर्ट के पास, एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास दरख्वास्त आई कि आप मेरी डिक्री पे अमल दरामद करें। दरख्वास्त पेंडिंग में पड़ी हुई है, लॉ गेट पूछेगा दरख्वास्त पेंडिंग में पड़ी उस कोर्ट में। अब वो कोर्ट अगर चाहे तो एक्स पार्टी बुनियाद पर दूसरी पार्टी को सुने बगैर उसका स्टे ऑर्डर दे सकती है कि अभी एग्जीक्यूशन नहीं मैं करने दूंगी, तुमने दरख्वास्त मुझे दी हुई है, मैं अभी एग्जीक्यूशन नहीं करने दूंगी, कोई मसला पड़ गया, तो ऐसा कर सकती है। अब हम देख रहे हैं, हमारे पास रूल 6 देख रहे हैं कि सिक्योरिटी इन केस ऑफ ऑर्डर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अपील्ड फ्रॉम, कि कौन सी अदालत जो है वो क्या सिक्योरिटी लेती है। ठीक है, जो आप किसी अदालत के अंदर जब अपील दायर करते हैं ना, ये ज़रा गौर से सुने, जब भी मैं किसी अदालत में अपील दायर करूंगा तो अदालत मुझसे सिक्योरिटी भी मांगेगी, मुझसे ये कहेगी तुम मुझे सिक्योरिटी जमा कराओ कि तुम जो अपील दायर कर रहे हो वो अपील तो उसके हक में मंजूर हुई है। तुम कहते हो उस अपील के खिलाफ मैं दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ, उस डिग्री के खिलाफ मैं अपील दायर कर रहा हूँ, उसके हक में डिग्री मंजूर हुई, तुम कहते हो कि मैं इस डिग्री के खिलाफ जो अपील दायर कर रहा हूँ मुझे सिक्योरिटी भी जमा कराओ कि तुम जो बात कह रहे हो सच्ची कह रहे हो, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। तो इसमें यह कहा गया कि वो सिक्योरिटी कौन कौन ले सकता है। इसमें यह कहा गया कि जिसके खिलाफ अपील चल रही हो तो दरख्वास्त दहिंदा यानी एपलेट जो है वो उससे कोर्ट इत्मीनान के लिए सिक्योरिटी ले सकती है। ठीक है, तो एपलेट कोर्ट, इसमें यह कहा गया एपलेट कोर्ट खुद भी सिक्योरिटी ले सकती है इत्मीनान हासिल करने के लिए, या दूसरी कोर्ट को भी हुक्म दे सकती है कि आप इसकी सिक्योरिटी ले लें। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, रूल 6 में कहा गया कि जब भी एक शख्स जो अदालत के अंदर अपील दायर करता है तो अगर अदालत इत्मीनान करने के लिए सिक्योरिटी भी चाहे कि मुझे तुमसे सिक्योरिटी लेनी है, तुम सिक्योरिटी जमा कराओ कि तुम जो बात कह रहे हो सच कह रहे हो, तो अदालत खुद भी, अपीलेट कोर्ट खुद भी सिक्योरिटी ले सकती है, या क्या कर सकती है कि उसकी सिक्योरिटी दूसरी अदालत को भी कह सकती है। अब यहाँ पे एक और बात आपसे लॉ गेट ने पूछी है, अगर मनकूला जदाद के नीलाम का हुक्म हो तो शरायत सिक्योरिटी के जरिए से हुक्म रखवा सकती है। यहाँ से आपसे लॉ गेट में पूछेगा रूल 6 के अंदर ही, अगर एक जदाद ऐसी है कि जिसकी नीलामी का हुक्म आ चुका है कि इसको बेच दो, उसकी एग्जीक्यूशन चल रही है और आप उसके खिलाफ जो है अदालत के अंदर अपील दायर कर रहे हैं कि नहीं ये जो है एग्जीक्यूशन आप ना करवाओ, तो नीलामी की हालत के अंदर क्या अदालत आपसे सिक्योरिटी ले सकती है? हाँ, ख़ास शराइत मुकर्रर करके अदालत आपसे नीलामी वाले मामले के अंदर भी सिक्योरिटी ले सकती है और हुक्म रखवा सकती है। तो नीलामी का हुक्म रखवा सकती है अदालत आपसे सिक्योरिटी लेकर, ये लॉ गेट में पूछ सकता है। अब है हमारे पास रूल 7 जो है वो रिपील्ड है, वो ख़त्म हो चुका, हज़फ हो चुका। तो उसके बाद है हमारे पास है ऑर्डर, ये क्या नाम है, रूल 8, एक्सरसाइज ऑफ पावर इन अपील। अपील के अंदर जो है वो किस तरह की पावर को जो है अदालत जो है इस्तेमाल करती है। इसमें यह कहा गया कि जो रूल 5 और 6 जो है उन पे अमल दरामद इस सूरत में भी हो सकता है जबकि अपील मज़कूरा डिग्री के खिलाफ ना हो बल्कि इजराय डिग्री के खिलाफ हो। इसमें यह कहा गया कि जो हमने ऑर्डर 5 और 6 के अंदर ये देखा ना कि डिग्री के खिलाफ हम अपील दायर करते हैं, इसमें रूल 8 में ये कहा गया कि ये अख्तियार जो 5 और 6 का अख्तियार है वो अख्तियार अदालत रूल 8 में भी इस्तेमाल कर सकती है। किसके लिए? कि जब अपील जो है वो डिग्री के खिलाफ ना हो बल्कि एग्जीक्यूशन के खिलाफ हो। 8 में क्या कहा गया कि जो ताकत, जो पावर अदालत इस्तेमाल कर रही थी रूल 5 के तहत और रूल 6 के तहत जो पावर इस्तेमाल कर रही थी अदालत, उसको रूल 8 में इस्तेमाल कर सकती है और उस सूरत में भी कर सकती है कि अपील डिग्री के खिलाफ नहीं है बल्कि सिर्फ महज एग्जीक्यूशन के खिलाफ है, तो अदालत इस्तेमाल कर सकती है। मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि वो जो दरख्वास्त है वो जजमेंट डेटर ने दी हो, जिसके खिलाफ डिग्री जारी हुई हो, उसने वो दरख्वास्त दी हो। उसके बाद है कि अगर आपसे यहाँ से आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है इसी रूल 8 के अंदर कि अगर डिग्री किसी रकम से मुताल्लिक हो, देखो याद रखना, जिस तरह की जायदाद के खिलाफ आप अपील दायर कर रहे हैं उस तरह की आपको क्या नाम है, उसी तरह की आपको उसमें सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। मेरी जायदाद की कीमत ज़्यादा है तो मुझसे अदालत सिक्योरिटी भी ज़्यादा ही मांगेगी ना। ये तो नहीं कि मेरी जायदाद है करोड़ों रुपए की, अदालत कहेगी 500 रुपये आप भर दो, ये तो नहीं कह सकती। कि जिस तरह की जायदाद
उस तरह की मेरी सिक्योरिटी होगी। तो यहाँ पे ये आपसे लॉ गेट में पूछ सकता रूल 8 के अंदर, तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ के खिलाफ जो है अपील दायर कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर रकम है, किसी रकम के मुताल्लिक, मैं कहता हूँ ये बैग मेरा है 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, दूसरा बंदा कहता है मेरा है, उसके हक में डिक्री पास होगी, वो कहते हैं कि वो बैग उसका है। अब मैं उसके खिलाफ जो है मैं अपील दायर कर रहा हूँ कि नहीं ये बैग मेरा है, तो अब क्या नाम है, अदालत मुझसे क्या रकम के मुताल्लिक भी सिक्योरिटी ले सकती है? हाँ, अदालत क्या करेगी, मुझसे उस रकम के मुताल्लिक के जो तुम वो रकम कह रहे हो, इसका मुझे इत्मीनान दिलाने के लिए तुम पहले सिक्योरिटी जमा कराओ कि तुम जो बात कह रहे हो सही कह रहे हो, तो तुम क्या नाम है सिक्योरिटी जमा कराओ, तो अदालत मुझसे सिक्योरिटी जमा करा सकती है। लॉ गेट में आपसे एक और चीज़, इसी में रूल 8 में एक और चीज़ पूछ सकता है कि अगर कोई रकम वाला सब्जेक्ट मैटर नहीं है, कोई और तरह का सब्जेक्ट मैटर, रकम वाला सब्जेक्ट मैटर नहीं, कोई और तरह का सब्जेक्ट मैटर, अब अदालत कौन सी सिक्योरिटी लेगी? देखो, अगर रकम वाला सब्जेक्ट मैटर है तो अदालत रकम की ही सिक्योरिटी लेगी। अगर कोई और सब्जेक्ट मैटर है तो अदालत की मर्जी, अदालत कोई भी मुनासिब सिक्योरिटी ले सकती, यहां तक का था। अब हम आते हैं रूल 9 की तरफ। रूल 9 के अंदर यह कहा गया कि रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील, कि अपील जब मंजूर हो जाती है, अपील रिजेक्ट नहीं हुई, अपील मंजूर हो जाती है, तो क्या होगा? जब अपील मंजूर हो जाएगी तो उसकी जो दायरे की जो तारीख है वो लिखी जाएगी, ठीक है, और उसको रजिस्टर के अंदर दर्ज कर दिया जाएगा। देखो, रूल 9 में क्या कहा गया कि जब एक अपील, आपसे लॉ गेट ने पूछा कि जब एक अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होता है? तो जिस शख्स की, जिस ऑफिसर की कोर्ट ने ड्यूटी लगाई होती है कि तुमने अपील मंजूर कर लेनी, पहले तसल्ली करनी सारी बातें हैं, अगर वो सारी बातें हैं और वो जमा करा देता है, अदालत को इत्मीनान दिला देता है, अदालत को यकीन है कि हाँ ये अपील बनती है, तो अदालत क्या करेगी, वो शख्स क्या करेगा, उसको अपील को मंजूर कर लेगा, उसके ऊपर तारीख, दायरे की तारीख डाल देगा, डेट डाल देगा, और उसको रजिस्टर के अंदर जमा कर देगा, उसको रजिस्टर में लिख देगा। अब आपको लॉ गेट में पूछ सकता है कि इस रजिस्टर को क्या नाम देते हैं जिसके अंदर अपील दर्ज करते हैं? इसको आप कहते हैं रजिस्टर ऑफ अपील, ठीक है। आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है जिस रजिस्टर के अंदर अपील मंजूर अगर हो जाती है और रजिस्टर में उसका हवाला दिया जाता है, उस रजिस्टर में उसको लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे रजिस्टर ऑफ अपील उसको कहते हैं। अब हमारे पास रूल 10, इसमें कहा गया कि एपेलेट कोर्ट में रिक्वायर एपेलेंट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। उससे ये क्या, इसमें ये कहा गया कि मुद्दा अलह जो है कि तलबी से पहले या मुद्दा अलह की दरख्वास्त पर खर्चा अपील या खर्चा मुकदमा अदालत तलब कर सकती है एपेलेट से, या दोनों। रूल 10 में ये कहा गया कि अदालत मुद्दा अलह से, ठीक है, क्या कर सकती है कि अपेलेट कोर्ट में रिक्वायर एपेलेंट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, यानी अदालत क्या कर सकती है कि मुद्दा अलह ने, आपने, मैं एपेलेंट हूँ, रूल 10 में देखें मैं एपेलेंट हूँ, दूसरा है डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट, जो मुद्दा अलह है, वो अदालत को कहता है कि जज साहब ये जो आपको अपील जो दर्ज करा रहा है ना, ये बंदा जो है ये अपील गलत वो करवा रहा है। तो अदालत जो है क्या एपेलेट से, आपसे लॉ गेट में पूछेगा, सिंपल वर्ड में लॉ गेट में पूछेगा कि एपेलेट जो होता है उससे अदालत जो दूसरी पार्टी है उसकी दरख्वास्त के ऊपर क्या कॉस्ट मांग सकती है, क्या खर्चा मांग सकती है, क्या सिक्योरिटी मांग सकती है? तो आप कहेंगे उससे सिक्योरिटी भी मांग सकती है एपेलेट से, और उससे खर्चा भी मांग सकती है, ये दोनों भी मांग सकती है। दोबारा देखें, लॉ गेट में पूछेगा क्या दूसरी पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर अदालत एपेलेट से, जिसने अपील दायर की है, उससे खर्चा मांग सकती है? आप कहेंगे खर्चा भी मांग सकती है। उससे क्या नाम है, सिक्योरिटी मांग सकती है, सिक्योरिटी भी मांग सकती है। क्या दोनों मांग सकती है? हाँ, खर्चा भी मांग सकती है, सिक्योरिटी एज ए दोनों भी मांग सकती है। अब यहाँ पे आपको लॉ गेट में एक बड़ी अहम चीज़ ये पूछेगा कि अगर एक शख्स एपेलेट है, मैंने क्या किया, मैं एपेलेट हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, मेरी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, मगर मैंने एक अपील एक शख्स के हक़ में मंजूर हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सामने जो शख्स है उसके हक़ में अपील मंजूर हो जाती है, मैं उस अपील के ख़िलाफ़ जो है वो अपील कर रहा हूँ, डिक्री मंजूर हो जाती है। एक क्या, दोबारा देखें, सामने जो शख्स है उसके हक़ के अंदर क्या नाम है, डिक्री मंजूर हो जाती है, उसके हक़ में डिक्री जारी हो गई, उस डिक्री के ख़िलाफ़ मैं अपील दायर करता हूँ किसी अदालत में,
और मैं अदालत में जिस टाइम जाता हूँ, ना तो मेरे पास मैं एपलेट हूँ, ना मैंने अपील दायर की मैं एपलेट, मेरी पाकिस्तान में कोई जदाद नहीं है। तो अब दूसरी पार्टी जिसके हक में अदालत ने डिक्री जारी की है, वो अदालत को कह सकती है कि आप इस शख्स से, इसकी पाकिस्तान में जदाद नहीं है, ये मेरे केस को उलझाकर भाग रहा है, ये सिर्फ मुझे जलील करना चाहता है, इसका काम ये कि मेरी डिक्री इल्तवा में पड़ी रहे, मेरी डिक्री पे अमल दरामद ना हो। ये शख्स क्या कर रहा है कि अब थोड़े से पैसे जमा करा कर जा रहा है और उसकी पाकिस्तान के अंदर कोई जदाद नहीं है। तो आप इससे क्या नाम है, अच्छी खासी सिक्योरिटी लें। तो हाँ, अगर मेरी पाकिस्तान में जदाद नहीं, तो शैल के लफ्ज़ के साथ, मैं नहीं, अब यहाँ पे शैल है कि अदालत ज़रूर मुझसे अब सिक्योरिटी लेगी कि नहीं, तुम्हारी पाकिस्तान में कोई जदाद नहीं है। वो अगला बंदा बात ठीक कर रहा, उसके हक में डिक्री मंजूर हुई, तुम उसके खिलाफ अपील भी दायर कर रहे हो, पाकिस्तान में तुम्हारे खिलाफ, पाकिस्तान में तुम्हारी अपनी कोई जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है। तुम कल को अपील दर्ज करा के भाग गए, वो बेचारा मुफ्त के अंदर जो है उसकी जो अपील, उसकी जो क्या नाम है, उसकी जो डिक्री जारी हुई थी, वो डिक्री अमल दरामद ना हुई, उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। तो तुम क्या करो, पहले सिक्योरिटी जमा कराओ। तो लॉ एक्ट में आपसे क्या कहेगा कि अगर एक शख्स जो एपलेट है, उसकी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो दूसरे शख्स की, दूसरी पार्टी की दरख्वास्त के ऊपर अदालत जो है उससे क्या वो लेगी, सिक्योरिटी लेगी। हाँ, उससे सिक्योरिटी शैल के लफ्ज़ के साथ अब तो ज़रूर लेगी कि तुमने सिक्योरिटी देनी है। और हाँ, आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है कि अगर उसने सिक्योरिटी बर वक्त जमा ना करवाई तो अदालत क्या करेगी, जिसकी पाकिस्तान में जदाद नहीं। अब अदालत क्या करेगी, उसकी अपील को रिजेक्ट करके रख देगी। अब हम देखते हैं, हमारे पास रूल 11 है। रूल 11 में ये कहा गया, पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। उसमें ये कहा गया कि जब एक कोर्ट के खिलाफ अपील दायर हुई, लोअर कोर्ट ने क्या किया, मेरी खिलाफ जो है डिक्री जारी कर दी, मैंने उस डिक्री के खिलाफ अपील दायर कर दी अपीलेट कोर्ट में। रूल 11 में ये कहा गया, आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा, क्या अपीलेट जो कोर्ट है लोअर कोर्ट को नोटिस दिए बगैर, ठीक है, क्या इस तरह कर सकती है कि जो अपील है उसको डिसमिस कर सकती है? हाँ, डिसमिस कर सकती है। देखो मैंने क्या किया, अब अदालत के अंदर अपील दर्ज कराई लोअर कोर्ट के खिलाफ कि इस कोर्ट ने मेरे जो है डिक्री जारी की है वो मेरे खिलाफ जारी की। अपीलेट कोर्ट ने देखा कि मेरी डिक्री नहीं बनती। क्या अपीलेट कोर्ट ये कर सकती है कि लोअर कोर्ट को नोटिस जारी ही ना करे और मेरे खिलाफ जो मैंने अपील दायर की उसको रिजेक्ट कर दे? हाँ, कर सकती है। तो अपीलेट कोर्ट लोअर कोर्ट को नोटिस दिए बिना किसी भी अपीलेट की जो अपील है वो जो है डिसमिस कर सकती है। इसमें यह कहा गया। अब यहां पर यह कहा गया कि इसके अंदर दूसरी बात कि हाजिर ना होने पर खारिज। अगर एक शख्स अदालत में हाजिर, अपीलेट डज नॉट अपीयर, इसमें आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा, अगर मैंने अपील, एक शख्स ने अपील दायर की मगर वो कोर्ट के अंदर हाजिर नहीं होता, अब अदालत क्या करेगी, उसकी अपील को डिसमिस कर देगी। मगर हाँ, अब जब कोई शख्स हाजिर ना हो फिर उसकी अपील को जो अदालत रिजेक्ट करती है, डिसमिस करती है, अब अदालत लोअर कोर्ट को जो है नोटिस भेजेगी। दोबारा क्लियर कर लें, अगर मैंने लोअर कोर्ट के खिलाफ अपील दायर की अपीलेट कोर्ट में और अदालत ने, मैं हाजिर हुआ और अदालत ने क्या देखा कि मेरी अपील नहीं बनती, अब अदालत लोअर कोर्ट को नोटिस ना भेजे और क्या करे, मेरी अपील को खारिज कर दे। मगर दूसरी शक्ल के अंदर क्लियर करना, मैंने अपील दायर की मगर मैं अदालत में हाजिर नहीं हुआ, अब अदालत ने मेरे ना हाजिर होने की बुनियाद पे मेरे अपील को डिसमिस कर दिया। हाँ, अब जो अपील डिसमिस की है, अब लोअर कोर्ट को नोटिस भेजे कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास एक अपील आई हुई थी मगर वो बंदा खुद हाजिर नहीं हुआ, तो मैंने उसकी अपील को डिसमिस कर दिया है। अब यहाँ पे रूल 12 आ गया। रूल 12 में ये कहा गया कि अगर रूल 11 के तहत जो डिसमिस होती है, रूल 11 में डिसमिस के बारे में जिक्र है कि अपील डिसमिस हो जाती है। रूल 12 में ये कहा गया कि डे फॉर हेयरिंग अपील, अगर रूल 11 के तहत जो है अपील डिसमिस नहीं होती, तब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट मुद्दा अलैह को मुनासिब तैयारी के लिए वक्त देगी। अगर तो 11 के तहत अपील जो है खारिज नहीं होती, अब जो क्या है, डिफेंडेंट को, दूसरी पार्टी को तारीख देगी, वक्त देगी और उससे कहेगी आप फुल तैयारी करके आए, मैं आपकी भी बात सुनूंगी। रूल 13 के अंदर कहा गया, अपीलेट कोर्ट टू गिव नोटिस टू कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम।
क्या अपीलेट कोर्ट जो है उस कोर्ट को डिक्री वो देगी? देखो रूल 12 में ये कहा गया, अगर कोर्ट जो है अपील को मुस्तरद नहीं करती, अपील को रिजेक्ट नहीं करती, 11 के तहत अपील को रिजेक्ट नहीं करती, तो 12 में क्या करेगी? डिफेंडेंट को नोटिस जारी करेगी, तुम आओ और मेरे पास आके अपनी सफाई पेश करो। और 13 में ये कहा गया, अगर अदालत 11 के तहत अपील को रिजेक्ट नहीं करती तो 13 के अंदर अब लोअर कोर्ट को, जिसके खिलाफ मैं अपील दायर कर रहा हूं, उसको भी नोटिस जारी करेगी तुम्हारे खिलाफ अपील आई हुई है। तो 12 में किसको नोटिस जारी करेगी? डिफेंडेंट को, दूसरी पार्टी को कि तुम आओ। और 13 में किसको नोटिस जारी करेगी? लोअर कोर्ट को जारी करेगी कि तुम भी आओ, तुम्हारे खिलाफ अपील है। अब यहां पर एक है, इसी रूल 13 का सब रूल 2 है, ट्रांसमिशन ऑफ पेपर टू अपीलेट कोर्ट। नोटिस मिलने के ऊपर, जब कोर्ट को नोटिस मिल जाएगा, लोअर कोर्ट को नोटिस मिल जाएगा, तो अब वो क्या करेगी? अगर अपीलेट कोर्ट के पास पूरे दस्तावेज नहीं पहुंचे तो उसको अपने दस्तावेज जमा करा देगी। तो लॉ गेट में आपसे पूछ सकता है, जब लोअर कोर्ट को कोई नोटिस मिलता है कि तुम्हारे खिलाफ अपील आई हुई है, तो अब वो क्या हायर कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट को दस्तावेज जमा कराने की पाबंद है? हाँ। अगर अपीलेट कोर्ट को दस्तावेज की ज़रूरत है, उसके पास नहीं है, तो वो उसको दस्तावेजात, तमाम रिकॉर्ड जमा कराने की पाबंद होगी। अब इसी के रूल 3 के अंदर क्या कहा गया? अगर पार्टी लोअर कोर्ट से कागजात मांगे तो क्या वो उसको दे देगी? लॉ गेट में आपसे पूछेगा, रूल 13 का सब रूल 3 के तहत पूछेगा कि अगर एक पार्टी को लोअर कोर्ट ने जो कि डिक्री पास की थी, स्टेटमेंट क्या बनाएगा? लोअर कोर्ट ने डिक्री पास की थी और एक पार्टी क्या कहती है कि मुझे उसके कागजात चाहिए, मुझे वो दस्तावेज चाहिए, तो क्या लोअर कोर्ट उसको दस्तावेज देगी? हाँ। वो उससे खर्चा लेकर, जो फीस बनती है वो लेकर, उसको शेल के साथ ज़रूर उसको दस्तावेज प्रोवाइड करेगी कि मैं आपको दस्तावेज देती हूँ, आप मुझसे मांग रहे हो। अब यहाँ पे रूल 14, पब्लिकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डे फॉर हेयरिंग अपील नोटिस। रूल 14 के अंदर ये कहा गया कि जब तारीख अदालत के अंदर अपील लगी, अपील लगने के बाद अब अदालत ने जो क्या करना है, अपील जिस डेट को सुननी है, तो अदालत 2 काम करती है। जब अदालत ने जिस डेट को अपील सुननी है उससे पहले 2 काम करेगी। पहला काम क्या करेगी? आपसे लॉ गेट ने पूछा क्या काम करेगी? अगर अदालत ने अपील सुननी है, उसकी डेट मुकर्रर कर दी, तो अब अदालत क्या काम करेगी? तो आप कहेंगे 2 काम करेगी। पहला काम ये करेगी कि उस पार्टी को या उस कोर्ट को सम्मन के तरीके के ऊपर नोटिस भेजेगी। सम्मन के तरीके के ऊपर, जिस तरीके से सम्मन भेजा जाता है उस तरीके से मुखालिफ पार्टी को और लोअर कोर्ट को क्या भेजेगी? नोटिस भेजेगी कि तुमने इस डेट को इस अदालत के अंदर हाजिर होना, तुम्हारे खिलाफ अपील दायर हुई है। प्लस अदालत अपने ही, वो अपील वाली अदालत, अपीलेट जो कोर्ट है, अपने ही अदालत के अहाते के अंदर उसकी एक नोटिस की कॉपी भी साथ लगा देगी कि इस डेट को इस कोर्ट के खिलाफ या इस डिक्री के खिलाफ अपील आई हुई है। तो आपसे लॉ गेट में क्या पूछेगा? जब अदालत ने अपील सुननी हो तो अदालत क्या काम करती है? आप 2 काम करती। पहला काम ये करती है कि वो जो दूसरी पार्टी है उसको, और जो कोर्ट है लोअर कोर्ट, उसको क्या करेगी? नोटिस जारी करेगी। किसकी शक्ल में? किस तरीके के ऊपर? सम्मन की शक्ल में, सम्मन के तरीके पर। दूसरा ये कि अब वो क्या करेगी कि अपने इहाता अदालत के अंदर जो है वो उसकी कॉपी भी साथ लगाएगी। आपसे लॉ गेट में एक और चीज पूछ सकता है रूल 14 के अंदर कि क्या अदालत अज खुद नोटिस के तहत मुद्दा अलैह को नोटिस दे सकती है? ठीक है, खुद अदालत का चाहे तो सो मोटो के जरिए से, अपनी अज खुद पावर के जरिए से, ठीक है, अपीलेट कोर्ट मे इटसेल्फ कॉज द नोटिस टू बी सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट और हिज प्लेडर अंडर द प्रोविजन अबव रेफर टू। तो इसमें क्या कहा गया कि अदालत खुद अपनी सवाबदीद पे खुद चाहे तो क्या करे कि किसी भी मुखालिफ पार्टी को, रिस्पोंडेंट को, जो रिस्पोंडेंट होता है, देखो जो याद रखना, जो जब अपील होती है तो अपील करने वाला अपैलेंट कहलाता है, अपैलेंट कहलाता है, और दूसरे वाला रिस्पोंडेंट कहला रहा होता है। अब यहाँ पर क्या नाम है जिसने दायर की? वो क्या नाम है? अपैलेंट है। अब वो प्लेंटिफ नहीं है, वो अपैलेंट है। और जो दूसरा पार्टी है वो डिफेंडेंट नहीं है बल्कि रिस्पोंडेंट है। तो अदालत खुद चाहे सो मोटो पर अपनी सवाबदीद पर, अपनी ताकत को इस्तेमाल करके क्या कर सकती है?
जो रिस्पोंडेंट है, दूसरी जो पार्टी है, उसको क्या कर सकती है, वो नोटिस भेज सकती है। किसको? अब आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है, सिर्फ उसी शख्स को भेजेगी या उसके वकील को भी भेज सकती है? आप कहेंगे दूसरी पार्टी को भी भेज सकती है और दूसरी पार्टी के वकील को भी भेज सकती है। मेरा ख्याल तो ये है कि अब वीडियो हो चुकी 40 मिनट की, तो आज हम जो है सेक्शन 15 तक, इसका रूल 15 तक पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत कीमती है, इसलिए मैं क्या नाम है, इसको 2 हिस्सों में करवा रहा हूँ। मेरे भाई ये ना देखें कि वीडियो ज़्यादा हो गई, ये देखें आप पास हो रहे हैं, ठीक है? तो आप पास हो रहे हैं, ये चीज़ आपने सबसे पहले देखनी है। तो अब आप क्या करें कि हम अगली वीडियो में करवाएंगे इसको। हमारे एक में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लम। 15 सेक्शन से अब आगे हम वो करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़। और वो छोटी वीडियो होगी, क्यों कि 15 सेक्शन, जो 14 सेक्शन है उसमें बहुत ही डिटेल में बातें थी। आगे जो वीडियो शार्ट होगी मगर अहम वीडियो है, इसलिए इसको 2 हिस्सों में करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।